केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त। ये देखिए तस्वीरें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता भारी संख्या में इकट्ठा हैं और उन्हें तितर बितर करने के लिए इस वक्त वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर यह जोरदार प्रदर्शन चल रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद सड़कों पर उतर आए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की कर रहे हैं डिमांड। कल दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को सही ठहराया था, वैध ठहराया था और उसके बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। ये तस्वीरें दिल्ली के आम आदमी पार्टी दफ्तर के ठीक बाहर की हैं, जहां पर भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं और उनको तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताने की डिमांड लेकर अरविंद केजरीवाल हाईकोर्ट में पहुंचे थे। उन्होंने याचिका दायर की थी और ईडी ने जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया उसको चुनौती दी थी हाईकोर्ट में। तो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो याचिका थी वो दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को न सिर्फ वैध बताया बल्कि यह भी कह दिया कि प्राइमा फेसी यानी शुरुआती तौर पर अरविंद केजरीवाल इस घोटाले में शामिल नजर आते हैं। अब हाईकोर्ट के इस ऑर्डर के बाद बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। डिमांड यह की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को नैतिकता के आधार पर फौरन अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद भी आम आदमी पार्टी अपने रुख से टस से मस नहीं हुई है। अभी भी यह कहा जा रहा है कि जेल से ही दिल्ली की सरकार चलेगी और अरविंद केजरीवाल अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। पुनीत, इस विरोध प्रदर्शन के बारे में बताइए। तस्वीरें हम देख रहे हैं, काफी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। जी बिल्कुल, देखिए केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर के बीजेपी आज एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रही है आम आदमी पार्टी के दफ्तर से महज 50 मीटर दूर। और ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं इस पर बीजेपी के कार्यकर्ता चढ़ गए थे। पहले लेयर की बैरिकेडिंग को तोड़ा गया था, दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग पर वो लोग चढ़ गए और उसके बाद वाटर कैनन चलाया गया है। काफी देर तक वाटर कैनन चला। दिल्ली पुलिस के साथ ही आरएएफ की टुकड़ी यहाँ पर उतरी है और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे उन लोगों को अब यहाँ से दूर लेकर के पूरा जाया जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए अब यहाँ पर फाइनली जो आरएएफ की टीम है उसको यहाँ पर बुलाया गया था। आम आदमी पार्टी के दफ्तर से महज 50 मीटर की दूरी पर यह प्रोटेस्ट पिछले 3 घंटे से लगातार जारी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और जो तमाम दिल्ली के बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं वो लोग यहाँ पर नेतृत्व करते हुए पहुंचे थे। और आप देखिए कि किस तरीके से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे उनको केजरीवाल का पुतला भी फूंकना था, लेकिन पुलिस ने वो पुतला नहीं फूंकने दिया। इसके बाद यहाँ पर बैरिकेड पर जब बीजेपी के कार्यकर्ता चढ़े तो उनके ऊपर काफी ज्यादा जो वाटर कैनन है उसका इस्तेमाल किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बैरिकेड पर चढ़े हुए थे और उनके ऊपर भी काफी ज्यादा वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल जो आरएएफ की टीम, पुलिस की टीम कोशिश कर रही है कि जो कार्यकर्ता बीजेपी के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिलहाल उन लोगों को यहाँ आम आदमी पार्टी के दफ्तर से बाहर की तरफ। लेकिन पुनीत, जिस तरीके से हम भीड़ को देख पा रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा है कि वो शांत हो रहे हैं। तो अब पुलिस की क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे उन्हें हटाया जाएगा? क्योंकि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया लेकिन कार्यकर्ता वहीं डटे रहे, प्रदर्शन कर रहे थे।
देखिए बिल्कुल 2 लेयर की बैरिकेडिंग थी आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक कार्यकर्ताओं को जाने से रोकने के लिए, लेकिन पहले लेयर की जो बैरिकेडिंग थी उसको कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। इसके बाद दूसरे लेयर की बैरिकेडिंग पर पहुंचे, उसके ऊपर चढ़ गए, प्रदर्शन किया और उसके बाद वहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आपके पीछे कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं, क्या उनसे बात हो सकती है? हटाने के लिए जी बिल्कुल, देखिए बात करते हैं। ये बताइए, शराब घोटाले में महिलाओं को काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा था, अब आप लोग क्या मांग कर रही हैं? बिल्कुल केजरीवाल के इस्तीफे के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और जल्दी से जल्दी वो दे इस्तीफा, हम ये चाहते हैं। जल्दी क्या उसको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा चोर है वो। दारू बेच रहा, शराब बेच रहा है, तो दूध की थैली के साथ थैली फ्री कर, बच्चों के स्कूल में मदद कर। तू दारू की मदद कर रहा है भाई, क्यों दारू की मदद करके सीट बना के बैठा हुआ तू? कब तक प्रोटेस्ट चलेगा ये तो चलता ही रहेगा जी, जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा। जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक चलता रहेगा। और देखिए महिलाओं की मांग, उनका कहना है कि शराब की वो यहाँ पर एक के साथ एक फ्री कर रहे थे, दूध के पैकेट बच्चों के लिए फ्री होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके से आरोप महिलाएं लगा रही हैं कि अब जब केजरीवाल गिरफ्तार हुआ है तो उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए, वरना ये प्रोटेस्ट उनकी इस्तीफे तक इसी तरीके से चलता रहेगा। पुनीत शर्मा हमारे संवाददाता देखिए मौजूद हैं, और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आक्रोशित हैं। डिमांड की जा रही है अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की, कि वो अपने पद से इस्तीफा दें, खास करके हाईकोर्ट का ऑर्डर सामने आने के बाद, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध ठहराया है हाईकोर्ट ने। उसके बाद बीजेपी और ज्यादा हमलावर नजर आ रही है। पुनीत, अब आगे की रणनीति क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है? बीजेपी तो डिमांड कर ही रही है आम आदमी पार्टी से कि केजरीवाल इस्तीफा दें, लेकिन पूरी आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के सभी 62 के 62 विधायक इस बात को लेकर एकमत हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा नहीं देना चाहिए अपने पद से। होता क्या देख रहे हैं? देखिए लगातार जो अरविंद केजरीवाल को है वो कोर्ट से झटका मिल रहा है। जैसे कि आज अगर बात करें तो राउस एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल ने अपील की थी कि वो हफ्ते में 5 दिन वकीलों से मिल पाने की इजाज़त मिलनी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज किया। उनका कहना है कि सिर्फ 2 दिन जो वकील है वो मिल सकते हैं। इसके अलावा कल भी हाईकोर्ट ने केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई थी और एक तरीके से कहा जाए तो इस षड्यंत्र में शामिल होने का सीधा आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। तो ये जो 2 मामले हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि केजरीवाल की मुश्किल। थोड़ी देर में सीएम अरविंद केजरीवाल के घर एक बड़ी बैठक होने वाली है। लोकसभा चुनाव में आगे की स्ट्रेटेजी को लेकर के चर्चा होगी इस बैठक में। पंजाब के सीएम भगवंत मान इस मीटिंग में शामिल होंगे, सुनीता केजरीवाल भी मीटिंग में शामिल होंगी, और संदीप पाठक, संजय सिंह, सौरभ भारद्वाज, गोपाल राय और जैस्मिन शाह भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी इस मीटिंग में शामिल हो सकती है। कहा जा रहा है लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जीत भाटी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। जीत, हमने देखा कि सीएम भगवंत मान और साथ ही संजय सिंह मिलना चाह रहे थे केजरीवाल से, लेकिन मिलने की परमिशन नहीं दी गई। उसके बाद लोकसभा चुनाव के तहत ये मीटिंग बुलाई गई है, क्या इससे जुड़ी अपडेट है? बिल्कुल, देखिए आपके दर्शकों को, हम और अपने दर्शकों को बता दें कि बैठक शुरू हो चुकी है और ये मुख्यमंत्री आवास पर हो रही है। सुनीता केजरीवाल इस बैठक में शामिल हैं, क्योंकि अभी वही माध्यम है जो कि पार्टी और मुख्यमंत्री के बीच का जो संवाद होता है उसको आगे बढ़ाने के लिए बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि 22 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और तमाम जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, मैं यूँ कहूँ कि जो नेता बाहर हैं जेल से, वो तमाम नेता जो हैं इस बैठक में शामिल है। और इस बात को लेकर रणनीति तय की जा रही है कि इस लोकसभा चुनाव को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में, क्योंकि वो जेल के अंदर हैं, तो किस तरीके से लड़ा जाए और आगे की रणनीति तय करें, इसको लेकर ये बैठक शुरू हो चुकी है। शुक्रिया आपका जीत इस जानकारी के लिए। और देखिए समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा। अखिलेश यादव इस वक्त मैनिफेस्टो जारी कर रहा है। किसान कल्याण को लेकर के दुग्ध सहित सभी फसलों के लिए एमएसपी की गणना स्वामीनाथन फार्मूले के तहत हो, और जो फार्मूला दिया गया है C2 उसी के तहत किसानों को एमएसपी मिले। इसके अधिकार की बात ये विजन डॉक्यूमेंट करता है। इस देश के किसानों ने बहुत आंदोलन चलाया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के कोने कोने से आए हुए किसानों ने समय समय पर सरकार से एमएसपी की मांग की, लेकिन इस सरकार ने हमेशा
उन्हें अपने ही ताकत से वापस करने का काम किया। समाजवादी पार्टी इस बात को मानती है कि किसानों को एमएसपी दिया जाए, बिना एमएसपी के उनकी खुशहाली के रास्ते पे लाना संभव नहीं है। इसके लिए कानूनी गारंटी के रूप में सभी किसानों को एमएसपी उपलब्ध करने का काम समाजवादी सरकार या समाजवादी लोग जब कभी सरकार में होंगे उसको लेकर के करेंगे। युवा और रोजगार, इधर जो देश के आंकड़े आ रहे हैं, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी बढ़ी है। आंकड़े तो 80% से ऊपर बताते हैं, लेकिन जब गांव में हम लोग जाते हैं तो देखने को मिलता है कि 90% से ज्यादा नौजवान के हाथ में ना रोजगार है ना नौकरी है। देश जो इतना बड़ा है, संसाधन की कोई कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी किसी ने नहीं देखी। और फिर उत्तर प्रदेश का हाल तो और आगे है। ये सरकार क्योंकि आरक्षण नहीं देना चाहती, इसलिए नौकरी नहीं देना चाहती और जानबूझ करके पेपर लीक करा रही है सरकार। जितने भी पेपर हुए हैं, 1-2 नहीं, लगभग 9-10 ऐसी परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए हैं। और जो पेपर लीक भी हुए हैं वो वहां पर हुए हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं, और जो लीक करने वाले लोग हैं वो भी बीजेपी के शामिल लोग हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ करके पेपर लीक कराए उत्तर प्रदेश में, जिससे नौजवानों को नौकरी और रोजगार न देना पड़े उन्हें। आटा और डेटा का अधिकार, अभी जो राशन मिल रहा है, जो गरीबों तक राशन पहुंचाया जा रहा है, न वो पौष्टिक है न वो उसकी क्वालिटी है कोई। गरीबों को केवल राशन इसलिए उपलब्ध करा दे रहे हैं कि बस उन्हें भोजन मिल जाए, लेकिन जब तक पौष्टिक भोजन नहीं मिलेगा तब तक उनका स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो सकता, वो सोच और समझ भी नहीं अच्छी हो सकती है। इसलिए आटा और डाटा का अधिकार की बात इसमें हम लोग कर रहे हैं। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करेंगे। शिक्षा के लिए बजट जीडीपी के 3% से बढ़ा करके 6% लगभग 2 गुना करने का ये विजन डॉक्यूमेंट में हम लोग शामिल कर रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ अपराध के लिए 0 टॉलरेंस एवं देशव्यापी हेल्पलाइन कैसे उपलब्ध हो उनको, उसके लिए काम करेंगे। उत्तर प्रदेश का जब चुनाव था उस समय समाजवादी पार्टी ने इस बात को माना था कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। इस विजन डॉक्यूमेंट में भी हम लोग शामिल कर रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना, ओपीएस को पैरामिलिट्री सहित सभी के लिए फिर से बहाल किया जाएगा, क्योंकि ये मांग हमारे सभी कर्मचारियों की है। जिस तरीके से सीमाएं असुरक्षित होती जा रही हैं और समय समय पर अखबारों के माध्यम से कुछ और माध्यम उससे जो जानकारी मिलती है, भारत का कुछ हिस्से में बहुत ज्यादा सीमाएं सिकुड़ रही हैं और इस सरकार ने जानबूझ करके अग्निवीर लाने का काम किया है। और अग्निवीर व्यवस्था इसलिए लाई है सरकार क्योंकि जो हमारे गांव के परिवारों के बच्चे जो चले जाते थे, उनकी आर्थिक और सामाजिक दोनों पहलुओं पे उनकी तरक्की हो जाती थी, खुशहाली आ जाती थी, उन्हें सम्मान मिलने लगता था, आर्थिक रूप से वो थोड़े बहुत खुशहाल हो जाते थे, उनकी अगली पीढ़ी अच्छा पढ़ लिख लेती थी, नौकरी अच्छी पा लेती थी। इसलिए जानबूझ करके कि गांव गरीब के बच्चे पढ़ ना पाएं, आगे ना बढ़ पाएं, ये अग्निवीर व्यवस्था लाने का काम किया है। इस विजन डॉक्यूमेंट में समाजवादी पार्टी और हम सब का मानना है अग्निवीर नीति को समाप्त किया जाएगा। सशस्त्र बलों में नियमित भर्ती एक बार फिर से शुरू की जाने का काम होगा। और डर तो यह है
कि अगर बीजेपी के लोग दोबारा आ गए, अभी तो आर्मी में ये किया है 4 साल की नौकरी, हो सकता है उत्तर प्रदेश में पुलिस पीएससी की जो नौकरी है वो 3 साल की कर दें। तो अभी तो अग्निवीर की है इन्होंने, फौज का किया है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू कर दें कि जो पुलिस के लोग हैं इनको 3 साल की नौकरी दें बस। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट के साथ हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ, हमें उम्मीद है कि जनता हमारा, समाजवादियों का और गठबंधन का समर्थन करेगी। उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हो करके गठबंधन सबसे ज़्यादा सीटें जीत करके आएगा। और जनता जब साथ हो और जनता का ही विजन डॉक्यूमेंट हो तो सबसे ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है। बीजेपी की झूठी बातें, वादे झूठे रहे हैं अभी तक। अब ये चुनाव है, जनता हिसाब किताब लेगी भारतीय जनता पार्टी के झूठ का और झूठे वादों का। अध्यक्ष जी, गठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ, 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की गई। ये भी पढ़ लेना, अपना चलाना। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसे मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस पर आपका? ये समाजवादी पार्टी अधिकार की बात कर रही है। संविधान है तो हमारा अधिकार है, लोकतंत्र है तो हमारा अधिकार है, और ये सब बचेगा अधिकार और लोकतंत्र हमारे वोट से। इसलिए जनता से अपील करते हैं कि एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ डाला जाए, क्योंकि लोकतंत्र बचेगा तो संविधान बचेगा, संविधान बचेगा तो हमारी आपकी आज़ादी बचेगी। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, वहीं बीजेपी ने भी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है। तमिलनाडु के वेल्लोर में पीएम मोदी की रैली हुई। रैली में डीएमके पर जोरदार हमला बोला गया। डीएमके पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया पीएम मोदी ने, कहा डीएमके एक फैमिली की कंपनी है, डीएमके की संस्कृति तमिल विरोधी है। डीएमके तमिलनाडु को पुरानी सोच में, पुरानी पॉलिटिक्स में फंसाकर रखना चाहती है। पूरी डीएमके एक फैमिली की कंपनी बनकर रह गई है। डीएमके की फैमिली पॉलिटिक्स की वजह से तमिलनाडु के यूथ को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। डीएमके से चुनाव लड़ने और डीएमके में आगे बढ़ने के लिए 3 मेन क्राइटेरिया है, 3 मेन है। फैमिली पॉलिटिक्स, सेकंड करप्शन, थर्ड एंटी तमिल कल्चर। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी ने अपने 8 उम्मीदवारों की सूची जारी की है और बताया जा रहा है कि यूपी की मैनपुरी सीट से जयवीर सिंह ठाकुर बीजेपी उम्मीदवार बनाए गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की ये नई लिस्ट है उम्मीदवारों की, जिसमें कुल 8 नाम शामिल हैं। इलाहाबाद से रीता बहुगुणा के बदले नीरज त्रिपाठी को टिकट मिला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी आनंद, उनका रुख करेंगे। आनंद, 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया लोकसभा चुनाव के तहत, जरा उनके नाम बताइए, कौन कौन सीट से कौन है उम्मीदवार? जी देखिए, 9 सीटें हैं जिसके लिए बीजेपी ने अपनी 10वीं सूची में उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। सबसे पहला नाम अगर हम बताएं, चंडीगढ़ सीट से संजय टंडन को टिकट दिया गया है। चंडीगढ़ से अभी जो मौजूदा सांसद उनका टिकट काट कर संजय टंडन को दिया गया है। इसके अलावा जयवीर
सिंह ठाकुर जो कि मंत्री रहे, उनको मैनपुरी से उतारा गया। कौशाम्बी से विनोद सोनकर का टिकट फिर से रिपीट किया गया है। हालांकि इनके टिकट कटने की बात चल रही थी, लेकिन इनको फिर से रिपीट किया गया है। प्रवीण पटेल को फूलपुर से टिकट दिया गया। इलाहाबाद से, जैसा कि आपने भी बताया, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काट दिया गया। उनकी जगह नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। और एक बड़ी बात, बलिया सीट से चर्चा चल रही थी किसी भूमिहार को टिकट दिया जाएगा, लेकिन नीरज शेखर को टिकट दिया गया है, जो कि पहले से वहां सांसद रह चुके हैं, फिलहाल अभी राज्यसभा में है और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे हैं। इसके अलावा मछली शहर से बीपी सरोज को और गाजीपुर सीट से पारसनाथ राय को टिकट दिया गया। इसके अलावा एसएस अहलुवालिया जो है, उनको पश्चिम बंगाल के आसनसोल की जो एक हॉट सीट है, वहां से उम्मीदवार बनाया गया। तो बीजेपी ने आज अपनी 10वीं सूची में 9 नाम जारी किए हैं। हालांकि अभी भी यूपी की लगभग 4 से 5 सीटें जो है, उस पे उम्मीदवारों के नाम ऐलान नहीं किया गया। उसमें एक सबसे अहम नाम जो है वो कैसरगंज से है, जो कि अभी भी वो होल्ड पर है। जी बिल्कुल आनंद, और रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा है, इसे लेकर और क्या जानकारी आप देना चाहेंगे, क्योंकि वजहें जो हैं वो क्या रही रीता बहुगुणा जोशी के टिकट कटने के पीछे? देखिए, स्थानीय स्तर पर उनका विरोध हो रहा था, कार्यकर्ताओं को लेकर शिकायतें थी और यही वजह है कि जब जो सर्वे जो बीजेपी ने कराया, 3 से 4 सर्वे पिछले 15-20 दिन वहां से बीजेपी ने सर्वे कराया, उसमें रीता बहुगुणा जोशी को लेकर जो फीडबैक है वो सही नहीं आ रहा था। और यही वजह है कि रीता बहुगुणा जोशी की तरह की जगह दूसरे ब्राह्मण को वहां से नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया। और इसके अलावा जो चंडीगढ़ की सीट है, वहां से भी किरण खेर का टिकट कट गया है। उनको लेकर भी ऐसी शिकायतें आ रही थी कि वो पूरा समय चंडीगढ़ को नहीं दे पा रही है। साथ ही साथ उनका कुछ स्वास्थ्य को लेकर भी इनकी कुछ दिक्कतें थी, स्वास्थ्य समस्याएं थी, उसको भी ध्यान में रखकर पार्टी ने वहां से उनका टिकट काट दिया और उनकी जगह संजय टंडन को टिकट दिया है। आनंद, जो उत्तर प्रदेश की टिकटें और जो उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया गया, क्या इसमें जो स्थानीय सामाजिक गणित है उसका भी कुछ प्रभाव नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, कौशाम्बी की अगर हम सीट देखी जाए विनोद सोनकर की, जो कि वहां से मौजूदा सांसद है, 2 बार पहले के सांसद रह चुके हैं, बीजेपी ने फिर से उनको टिकट दिया। हालांकि इनको लेकर भी बीजेपी ने 3-4 बार सर्वे कराए थे। इनकी उम्मीदवारी जो बीजेपी ने अपनी 10वीं सूची में जारी की, उसके पीछे वजह यही थी कि इनको लेकर भी वहां पर स्थानीय स्तर पर विरोध चल रहा था, लेकिन बीजेपी को वहां कोई बेहतर कैंडिडेट नहीं मिला। तो ऐसे में विनोद सोनकर को बीजेपी ने फिर से रिपीट करने का फैसला किया। फूलपुर की जो सीट है, वहां से भी प्रवीण पटेल को टिकट दिया गया है। तो ऐसे में बीजेपी ने आज की जो सूची है, इसमें भी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो सामाजिक समीकरण है उनको साधने की कोशिश की है। तो देखिए, जो बीजेपी ने टिकटों की लिस्ट जारी की है, उनमें अहम नाम हम आपको बता रहे हैं। 8 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है और किन किन सीटों से किन किन प्रत्याशियों को बीजेपी ने उतारा वो हम आपको बता रहे हैं। जो महत्वपूर्ण नाम है, बलिया से देखिए नीरज शेखर को टिकट दिया गया है, आसनसोल से एसएस अहलुवालिया को टिकट दिया गया है। और इसके अलावा देखिए, इलाहाबाद की जो सीट थी, चर्चित सीट, रीता बहुगुणा जोशी का टिकट यहां से कट गया। ये अपने आप में बड़ी खबर है इस ऐलान के बीच, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी वरिष्ठ नेता रही हैं और सीनियर पॉलिटिशियन रही हैं, बावजूद इसके उनका टिकट जो है कटा है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ। आनंद, अगर देखा जाए, रीता बहुगुणा का आप जिक्र कर रहे थे और स्थानीय स्तर पर विरोध हो रहा था, बावजूद इसके कि काफी सीनियर एक्सपीरियंस लीडर रही हैं वो, लेकिन उनको कंसीडर नहीं किया गया। क्या सिर्फ और सिर्फ जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनका ही विरोध इसके पीछे का कारण रहा है? एक तो स्थानीय स्तर पर उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से विरोध था कि पूरा समय उनको नहीं दे पा रही थी और 2-3 जगह उनका विरोध भी हुआ था। इसके अलावा एक उम्र भी फैक्टर, और तीसरी बड़ी बात है कि जो विकास करना चाहिए वो विकास नहीं कर पाई। उसके पीछे एक वजह ये बताई जा रही थी कि जो सांसद की जो निधि होती है, उनकी जो सांसद निधि थी, बतौर सांसद निधि, उसमें से भी आधे से ज़्यादा पैसा जो आवंटित होता है वो बचा ही रह गया था, वो यूज नहीं कर पाई थी। तो ऐसे कई फैक्टर्स थे। जब बीजेपी ने जो सर्वे कराया उसमें तमाम फैक्टर्स जो सामने है, उसमें ये 3-4 बातें अहम थी। एक तो उनको एक्टिव नहीं बताया गया, कार्यकर्ताओं ने उनको लेकर नाराजगी जताई, और तीसरी बात यह कि जो विकास के जो काम होने चाहिए थे वो विकास से काम नहीं कर पाए। उसके पीछे एक वजह बताई गई कि वो अपने फंड का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए जो बतौर सांसद निधि उनको मिलती है। तो कई फैक्टर्स रहे और बीजेपी को लगा कि अगर उनकी जगह किसी युवा चेहरे को टिकट दिया जाता है तो बेहतर होगा। ब्राह्मण्स को रिपीट किया है वहां से, लेकिन चेहरा बदल दिया है। बीजेपी को लगता है कि अब जो उनकी सीट है फिर से इस बार वो सीट बरकरार रहेगी, और यही जो बीजेपी ने जितनी भी सीटें होल्ड की हैं, आपको हम बता दें कि बीजेपी लगातार उन सीटों पर लगातार सर्वे
सर्वे करा रही है और यही वजह है कि उस सर्वे का नतीजा है कि बीजेपी 8, 9, 10 सीटें जो ऐसे जारी कर रही है। अभी भी कई सीटें बीजेपी की लगभग मुझे लग रहा है 15 से 20 सीटें बीजेपी की बची हुई है। वो ऐसी सीटें हैं जो फंसी हुई है और बीजेपी को लगता है कि वहां पर उम्मीदवार चेंज करने की जरूरत है कि नहीं। उसको लेकर बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं का फीडबैक ले रही है, संगठन का फीडबैक ले रही है, स्थानीय संघ के जो नेता है उनका फीडबैक ले रही है और बीजेपी की जो सर्वे है वो लगातार उन सीटों पर चल रहे हैं। क्योंकि 400 पार का जो बीजेपी ने नारा दिया है, 370 पार बीजेपी के दिया गया, बीजेपी उसको हर हाल में पूरा करना चाहती है और ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती कि जो कार्यकर्ता या फिर जनता विरोध करे। मैनपुरी की सीट बहुत दिलचस्प है और उसको लेकर भी बीजेपी ने ऐलान कर दिया, जयवीर सिंह ठाकुर को उतारा है। तो ये मुकाबला कैसा नजर आ रहा है? ये नाम अपने आप में डिंपल यादव के सामने, क्योंकि डिंपल यादव का मतलब ये है एक स्टार चेहरा है समाजवादी पार्टी। जी बिल्कुल, जयवीर सिंह ठाकुर प्रदेश में मंत्री रह चुके हैं और ये वहाँ पे काफ़ी एक्टिव बताए जाते हैं और यही वजह है कि डिंपल यादव को अगर आपको टक्कर देनी है तो आपको वहाँ पे एक कद वाला नेता चाहिए और यही वजह है कि इनका नाम लगभग 3-4 दिन पहले ही बीजेपी की तरफ से तय किया गया था, तय कर दिया गया था। ये तय था कि और आज सुबह हमने खबर भी दिखाई थी कि बीजेपी उनको वहाँ से चुनाव मैदान में उतारेगी और बीजेपी ने एक डिंपल यादव के सामने एक ऐसा चेहरा दिया है कि जो उनको न सिर्फ टक्कर देते हुए दिखेगा बल्कि जमीन पर भी उसका असर होगा और बीजेपी को लगता है कि अगर मजबूती से वहां पे लड़ा गया तो डिंपल यादव को हराया जा सकता है और यही वजह बीजेपी किसी को भी कोई भी बड़ा विपक्षी चेहरा हो, किसी भी कद का हो, उसको वॉकओवर देना नहीं चाहती और यही वजह जितने बड़े चेहरे हैं विपक्ष के, बीजेपी उनके खिलाफ अपने मजबूत चेहरों को उतार रही है मैदान में। जी आनंद, एक और सीट है आसनसोल की सीट, काफी चर्चा में रही थी क्योंकि यहाँ पर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह को टिकट दिया गया था। हालांकि बाद में उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया। अब जो उम्मीदवार का नाम सामने आ रहा है, एस आहलूवालिया इनका नाम बताया जा रहा है, इनके बारे में क्या जानकारी है? एस आहलूवालिया जी बिल्कुल, एस आहलूवालिया जो है वहाँ पे आपको शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देते हुए नजर आएंगे। जैसा कि आपने बताया कि पवन सिंह को वहाँ से टिकट दिया गया था, लेकिन पवन सिंह के जो पुराने कुछ गानों के जो वीडियो थे जिसमें ये कहा गया था कि कुछ आपत्तिजनक उन्होंने गाने बनाए हैं, खासतौर से बंगाल की जो महिलाएं हैं उनको लेकर, तो स्थानीय जो बीजेपी की यूनिट थी, पश्चिम बंगाल इकाई थी, उन्होंने विरोध किया था और कहा था कि जहाँ एक तरफ हम संदेश खाली के मुद्दे को पूरे देश भर में उठा रहे हैं, उस मुद्दे की हवा निकल जाएगी अगर हम पवन सिंह को यहाँ से टिकट बरकरार रखते हैं। तो जिसके बाद पवन सिंह को यहाँ पे बुलाया गया, उनकी मुलाकात हुई जेपी नड्डा से, उन्होंने अपना टिकट वापस किया। लेकिन खास बात यह है कि जो जिनको टिकट दिया गया है एस आहलूवालिया, ये केंद्रीय मंत्री रहे हैं, दार्जिलिंग से भी ये सांसद रह चुके हैं और ये बिहार में पले बड़े हैं, बहुत अच्छी ये न सिर्फ भोजपुरी बोलते हैं बल्कि इनको स्थानीय जो ज्ञान है, वहाँ के जो रीति रिवाज है, ये बिहार में इनकी पढ़ाई हुई है। तो और यही वजह है कि वहाँ पे आसनसोल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे ज़्यादातर जो है पूर्वांचल के हों, बिहार के हों या फिर भोजपुरी स्पीकिंग जो वहाँ पे वोटर्स बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में बीजेपी ने जो वहाँ जो सर्वे किया, जो कैलकुलेट किया, तो बीजेपी को लगा कि अगर आहलूवालिया को आप वहाँ से टिकट बिल्कुल आनंद, अभी तक जो आपने जानकारी दी है उसमें एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। बीजेपी ने 9 नामों की सूची जारी की है, यानी 10वीं लिस्ट जो है उसमें 9 कैंडिडेट्स के नाम हैं और 4 लोगों के टिकट कटे हैं, 4 सिटिंग एमपीज के टिकट कटे हैं। फूलपुर से केसरी देवी पटेल का टिकट कटा है, इलाहाबाद से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कटा है, बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा है और चंडीगढ़ से किरण खेर का टिकट कटा है। आनंद, क्या स्ट्रैटेजी नजर आ रही है कुल मिलाकर? और खास करके अगर हम यूपी की बात करें, एक अहम सीट गाजीपुर की, पारसनाथ रॉय को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है, यानी अफजाल अंसारी का सामना पारसनाथ रॉय से होगा। जी बिल्कुल, पिछली बार बीजेपी ये सीट हार गई थी, मनोज सिन्हा हार गए थे, जिसके बाद उनको गवर्नर बना के भेजा गया था। बीजेपी को ये सीट जो है भूमिहार को ही देनी थी, ये पहले से तय था। भूमिहार की आबादी वहाँ पे अच्छी खासी है, भूमिहार वोटर्स वहाँ पे अच्छे खासे हैं और यही वजह है कि पारसनाथ रॉय को वहाँ से टिकट दिया गया। हाँ, थोड़ी सी चुनौती जरूर बड़ी होगी, लेकिन बीजेपी को लगता है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी का जो अब दबदबा कम हुआ है उनकी मृत्यु के बाद, और साथ ही साथ जिस तरह से एक तरह से कहा जाए कि जो हिंदू वोटर्स जो लामबंद हुए हैं उसका फायदा
ज्यादा बीजेपी को यहाँ से मिल सकता है। साथ ही जो आसपास की जो सीटें हैं, बलिया है, गाजीपुर है, घोसी है, वहाँ उसका असर भी गाजीपुर की सीट पर पड़ेगा और यही वजह है कि पारसनाथ राय को वहाँ से टिकट दिया गया। हालांकि चर्चा ये भी थी कि पिछले कुछ दिनों से जो कहा जाए कयास लगाया जा रहा था कि संभावना जताई जा रही थी कि मनोज सिन्हा को वहाँ से टिकट दिया जा सकता है। हालांकि चर्चा ये भी थी कि मनोज सिन्हा अपने बेटे के लिए वहाँ से टिकट चाहते हैं, लेकिन बीजेपी ने तमाम बातों को दरकिनार करते हुए, तमाम अफवाहों को दरकिनार करते हुए पारसनाथ राय को वहाँ से टिकट दिया है। बीजेपी गाजीपुर की सीट को रिटेन करना चाहती है। उसको लगता है कि अगर पूर्वांचल में गाजीपुर की सीट को अगर हम रिटेन करते हैं तो वोटर्स में एक अच्छा मैसेज आएगा। तो साथी अगर पूर्वांचल की सीटों की हम बात कर रहे हैं होगा, क्योंकि मुख्तार अंसारी के बाद वहां पे जो अल्पसंख्यक वोटर्स हैं वो लामबंद हुए हैं। हम पूर्वांचल के सीटों की बात करें तो बलिया को लेकर भी क्या इक्वेशन सेट हुआ है और नीरज शेखर को मैदान में उतारा गया है। यानी कि एक तरीके से देखिए जाए कि एक पुरानी पारिवारिक विरासत वाली सीट रही थी, नीरज शेखर को उम्मीदवार बनाया गया। आनंद, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा है। पिछली बार वो उनको बलिया से लड़ाया गया था, जबकि उनकी सीट बदली गई थी पिछली बार। बलिया से उनको टिकट दिया था, वीरेंद्र सिंह मस्त वहाँ से चुनाव जीते थे। लेकिन नीरज शेखर की बात अगर हम करें तो नीरज शेखर ने खुद पार्टी को ये लिख कर दिया था कि वो बलिया से चुनाव लड़ना चाहते हैं। हालांकि वो पिछली बार भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पिछली बार उसमें उनको कंसिडर नहीं किया गया था। अखिलेश यादव ने भी उनको टिकट नहीं दिया था पिछली बार, जिसके बाद वो नाराज होकर बीजेपी में आ गए थे। और इस बार उन्होंने पार्टी को बकायदा बता दिया था, जेपी नड्डा को लिखकर उन्होंने बताया था कि बलिया की सीट उनकी परंपरागत सीट रही है, उनके पिताजी वहां चुनाव लड़ते रहे। तो ऐसे में अगर उनको टिकट दिया जाता है तो वो ये सीट बीजेपी को जीतकर उस बीजेपी की झोली में डालेंगे। और यही वजह है कि वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट काटकर इस बार नीरज शेखर को टिकट दिया गया। आनंद बने रहे आप हमारे साथ। हमारे एक और सहयोगी पंकज झा भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे रोविंग एडिटर। पंकज, खास करके गाजीपुर की जो सीट है वो ज्यादा ही सुर्खियों में है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यहां पर किस तरह के समीकरण बदले हैं, क्योंकि अफसाल अंसारी का सामना अब इस सीट पर पारसनाथ राय से होगा। देखिए, 4 सीटों को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा थी और उसमें मैनपुरी डिंपल यादव जो चुनाव लड़ रही हैं, वहाँ से यूपी सरकार के मंत्री जो है पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह को दिया गया है। हाँ। अब रही बात गाजीपुर से कि गाजीपुर से किसको टिकट मिलेगा, और गाजीपुर और बलिया सीट अगल बगल में पड़ती है और जाति समीकरण भी देखना पड़ता है। वहाँ से पहले मनोज सिन्हा चुनाव लड़ा करते थे, 10 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं वहाँ से। इस बार उन्हीं के करीबी जो है पारसनाथ राय और ये भूमियार बिरादरी से आते हैं, उनको बीजेपी से टिकट मिला है। और बलिया से अगर देखें तो वहाँ से जैसे कह रहे थे ना आनंद पांडे, वीरेंद्र सिंह मस्त जो ठाकुर बिरादरी के हैं, तो वहाँ ठाकुर बिरादरी के ही आदमी का टिकट काट कर नेता का, जो नीरज शेखर पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनको टिकट मिला है। लेकिन आज जो 7 उम्मीदवार दिए गए हैं ना, उसमें कैसरगंज से जो हैं ब्रजभूषण शरण सिंह जो अभी सांसद हैं, उसको लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है कि वहाँ से किसको टिकट मिलेगा, उसकी अभी घोषणा नहीं की गई है। बिल्कुल, और मैनपुरी को लेकर भी बहुत सारी चीजें कही जा रही थी, लेकिन सवाल यही है कि मैनपुरी तो बहुत ही सुरक्षित सीट रही है समाजवादी पार्टी की, तो ऐसे में क्या बीजेपी के लिए वो बड़ी चुनौती रहेगी? क्योंकि अगर देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव के परिवार की विरासत और फिर उनकी बहू मैदान में है वहां पर। देखिए, ऐसा है कि वाकई में समाजवादी पार्टी का और मुलायम सिंह यादव परिवार का गढ़ रहा है। लेकिन अगर हम 2019 के आम चुनाव पर गौर करें ना, तो उस वक्त मुलायम सिंह यादव सिर्फ 1 लाख वोटों के अंतर से जीत पाए थे। बाद में जब उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ तो वहाँ डिंपल यादव की बड़ी जीत हुई है। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज की तारीख में बहुत कंफर्टेबल है वहाँ समाजवादी पार्टी। बीजेपी ने वहाँ मजबूत उम्मीदवार उतारा है। उन्हीं के नाम की चर्चा थी कि जयवीर सिंह को ही वहाँ से लड़ाया जाएगा, उन्हीं के नाम पर मुहर भी लगी है। हालांकि कई दावेदार मुलायम सिंह परिवार के भी बताए जा रहे थे, अपर्णा से लेकर अरुणजेश यादव, लेकिन जयवीर सिंह को टिकट मिला है। जी पंकज जी, फूलपुर और इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर जिन उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है, किस तरीके के सियासी समीकरण साधते हुए इनके नामों की घोषणा की गई है? वहां का सियासी समीकरण क्या कहता है? देखिए, दोनों ही जगहों पर यह था कि जिस बिरादरी के लोग हैं उनका टिकट कटा है, लेकिन उसी बिरादरी के नेता को टिकट मिला है। अब देखिए, जो इलाहाबाद का जो है प्रयागराज का जो मामला है, वहां से रीता बहुगुणा जोशी थी, और जैसे उनके बेटे मयंक जोशी पिछली बार विधानसभा चुनाव के समय में समाजवादी पार्टी चले गए थे, तभी से ये बात साफ होने लगी थी कि रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है। उनके बदले जिनको टिकट मिला है वो नीरज त्रिपाठी, वो आपको बताऊं कि यूपी विधानसभा के अध्यक्ष रहे
और बंगाल के गवर्नर रहे केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं, यानी ब्राह्मण के बदले में दूसरे ब्राह्मण नेता को टिकट मिला है। वैसे ही फूलपुर, जहां से केसरी पटेल जो वहां से थी सांसद, वो कुर्मी बिरादरी के, पटेल बिरादरी के, उनके बदले में प्रवीण सिंह पटेल को मिला है, जो वहां से विधायक हैं बीजेपी के, इससे पहले बीएसपी के भी विधायक रहे, तो उनको टिकट मिला। यानी सामाजिक समीकरण वैसे ही बनाया रखा गया है, सिर्फ चेहरे बदल दिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, बने रहे आप हमारे साथ। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय भी इस वक्त जुड़ रहे हैं। और आमोद, क्योंकि लिस्ट पर हम अभी गौर कर रहे थे, तो बीजेपी ने 9 नामों की सूची जारी की है और 4 लोगों का टिकट कटा है। इस पर मैं आपसे राय लूंगा, लेकिन इस वक्त बंगाल आपको सीधे लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं, एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं क्या कहा जा रहा है। पूरा देश विकसित रास्ते पर आगे बढ़ गया, हमारा बंगाल पिछड़ता जा रहा है। समय आ गया है ये टीएमसी के कटमनी वालों को जब जगह दिखाने का। ये चुनाव है जो मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। और मित्रों, मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, ममता दीदी, आप तो महिला मुख्यमंत्री हो। एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूं, संदेश खाली जैसी शर्मनाक घटना में भी आप पॉलिटिक्स कर रही हो। सालों तक आपके नाक के नीचे महिलाओं पर अत्याचार होता रहा। तृणमूल कांग्रेस के गुंडे अत्याचार करते रहे। जब इसको पकड़ने गए, ईडी पर पथराव किया, जब हाई कोर्ट ने कहा तब सरेंडर किया। मैं आज ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, कुछ तुष्टीकरण कर वोट लेने के लिए संदेश खाली के गुनहगारों को लिए आप बचा रही हो, मगर पूरे बंगाल की माताएं बहनें ये देख रही है, जान गई है कि आप संदेश खाली के गुनहगारों के साथ। माताओं बहनों, मुझे बताओ, संदेश खाली के गुनहगारों को जो बचाते हैं, इनको कभी वोट देना चाहिए क्या? जोर से बोलो, देना चाहिए? कौन बचा रहा है संदेश खाली के गुनहगारों को? जोर से बोलो, कौन बचा रहा है? तृणमूल कांग्रेस को जिताने का मतलब है संदेश खाली की तरह अत्याचार करने की छूट देना, और मोदी जी को जिताने का मतलब है सोनार बांग्ला की रचना करना। हमारे सुकांतु मजमूदार जी और खगेन जी, खगेन आगे आओ, हमारे सुकांतु मजमूदार जी और खगेन जी दोनों यहां से प्रत्याशी है। मुझे बताइए, प्रचंड बहुमत से इनको जिताएंगे क्या? जोर से बोलो, जिताएंगे? यहां आया हुआ हर व्यक्ति 5 वोट कमल पर डलवाएगा। मैं माताओं बहनों को कहने आया हूं, आपका चुनाव है, संदेश खाली वालों को दंड देने का चुनाव है। आप कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? बटन तो जरूर दबाना, मगर इतने जोर से, गुस्से से दबाना कि बटन बेलूर घाट में दबे और करंट कलकत्ते में ममता दीदी को लगे। आप जिताएंगे क्या? 26 तारीख को भारी मतदान करेंगे क्या? कमल के निशान पर बटन दबाएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 400 पार कराएंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के विश्वास की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम।
पश्चिम बंगाल की रैली से आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को सीएए का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि बिना डरे सीएए के लिए आवेदन करें, नागरिकता के लिए आवेदन करें। यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में सीएए लागू नहीं करने देंगे। इसके अलावा संदेश खाली के मुद्दे का भी जिक्र किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से।